हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ रन। तो आज का टॉपिक है खिलजी वंश। तो आज की क्लास में हम खिलजी वंश का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं खिलजी वंश से। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक का था तथा इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक का था तथा इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। इन्होंने तुर्क अमीरों को पद से वंचित नहीं किया था, बल्कि उनके एकाधिकार को ही समाप्त कर दिया था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिन्होंने कहा था कि यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू है, इसलिए यहाँ सही मायने में इस्लाम राज्य का गठन हो ही नहीं सकता है। इन्हीं के शासनकाल में 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था तथा माना जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू, जो कि बलबन का भतीजा था, को काड़ा का गवर्नर भी नियुक्त किया था, जहां पर उसने बाद में विद्रोह कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना देवगिरी पर आक्रमण करना था। इस समय देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी। माना जाता है कि यह आक्रमण अली गुरसब के द्वारा किया गया था, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। इस समय अली गुरसब काड़ा का गवर्नर हुआ करता था। देवगिरी पर सफल अभियान के बाद अली गुरसब ने जलालुद्दीन खिलजी को देवगिरी से प्राप्त धन दौलत के लिए कड़ा आने के लिए न्योता दिया। माना जाता है कि जुलाई 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी कड़ा आया, जहां पर अली गुरसब ने धोखे से उनकी हत्या कर दी तथा इसके बाद अली गुरसब ने खुद को अलाउद्दीन की उपाधि से सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक का था। इनका राज्यारोहण 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल में हुआ था। इन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद अमीर तुजुक की उपाधि धारण की थी तथा इन्होंने सिकंदर सानी की भी उपाधि धारण की थी। इन्हें सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं के शासनकाल में साम्राज्यवाद का प्रारंभ हुआ था तथा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई प्रमुख मंगोल आक्रमण हुए थे, जिनमें से सबसे पहला मंगोल आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए उत्तर भारत अभियान के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनमें से सबसे पहला अभियान गुजरात अभियान था, जो कि 1298 ईस्वी में किया गया था। इस समय यहाँ के शासक कर्णदेव थे तथा यह अभियान उलूग खां और नसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था तथा गुजरात की विजय के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। इसी समय सोमनाथ मंदिर को दूसरी बार लूटा गया था तथा इसी अभियान से लौटते समय नसरत खान ने मलिक काफूर नामक एक व्यक्ति को 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब हम इसके बाद रणथंभौर अभियान के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह अभियान 1301 ईस्वी में किया गया था तथा इस अभियान के समय यहाँ के शासक हमीर देव थे। यह अभियान उलूग खां और नसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। इसी अभियान में नसरत खां की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इस अभियान को अलाउद्दीन खिलजी ने संभाला था तथा इसे भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके बाद हम चित्तौड़ अभियान के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में किया गया था तथा इस समय यहाँ के शासक राणा रतन सिंह हुआ करते थे। राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी था, जो कि मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई किताब पद्मावत की प्रमुख नायिका थी। माना जाता है कि यह अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को पाना था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रख दिया। इसका नाम खिजराबाद रखा गया तथा यहीं पर इसने खिज्र खां को यहाँ का शासक तथा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब हम इसके बाद मालवा अभियान के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह अभियान 1305 ईस्वी में किया गया था तथा इस समय यहाँ के शासक महलाक देव थे तथा इनके सेनापति का नाम हरवंत कोरा था। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को पराजित किया तथा इसे भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद हम सिवाना अभियान के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि सिवाना अभियान 1308 ईस्वी में किया गया था तथा इस समय यहाँ के शासक शीतल देव थे। यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सिवाना अभियान के जीत के बाद कमालुद्दीन कुर्क को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए दक्षिण भारत अभियान के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन राज्यों को जीता था, इन्हें कर देने के लिए विवश भी किया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान के लिए मुख्य सेनापति मलिक काफूर तथा ख्वाजा हाजी को उसका सहायक सेनापति नियुक्त किया था। माना जाता है कि इस समय अमीर खुसरो भी मलिक काफूर के साथ दक्षिण भारत गए थे। ऐसा माना जाता है कि विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत जाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। इनका दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी में शुरू हुआ था, परंतु पहला अभियान 1303 ईस्वी में जूना व छज्जू के नेतृत्व में तेलंगाना पर हुआ था। इस समय दक्षिण भारत पर 4 वंश शासन कर रहे थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला है यादव वंश, जिनकी राजधानी देवगिरी थी। दूसरा है होयसल वंश, जिनकी राजधानी तेलंगाना थी। तीसरा है काकतीय वंश, जिनकी राजधानी वारंगल थी, तथा चौथा है पांड्य वंश, जिनकी राजधानी मदुरई थी। अब हम इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए दक्षिण भारत अभियान के बारे में जानेंगे। इनमें से सबसे पहला अभियान था देवगिरी अभियान, जो कि 1307 ईस्वी में किया गया था। इस समय यहाँ के शासक रामचंद्र थे तथा यह अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया था। माना जाता है कि इस अभियान में रामचंद्र ने बिना युद्ध के ही अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें राय रायन की उपाधि दी थी। अब हम इसके बाद वारंगल अभियान के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह अभियान 1309 ईस्वी में हुआ था तथा इस समय यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। इन्हें भी अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था तथा इसे अपनी दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। माना जाता है कि वारंगल से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था तथा कहा जाता है कि प्रताप रुद्रदेव ने अपने एक सोने की मूर्ति बनवाई थी और उसमें कोहिनूर हीरा की माला डालकर मलिक काफूर को दे दी थी। इसके बाद हम होयसल अभियान के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह 1310 ईस्वी में किया गया था तथा इस समय यहाँ के शासक बीर बल्लाल तृतीय थे। मलिक काफूर ने होयसल की राजधानी द्वार समुद्र पर आक्रमण किया था तथा इसके बाद बीर बल्लाल तृतीय ने आत्मसमर्पण कर लिया। अब हम इसके बाद मदुरई अभियान के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इसी अभियान के समय मलिक काफूर ने लिंग महादेव की सोने की मूर्ति को लूटा था, जिसके बाद इन्हें काफ़ी मात्रा में धन दौलत की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इसके बाद भी पांड्य राज ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी तथा मलिक काफूर के आक्रमण के बाद भी इस राज्य ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा था। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम सैन्य अभियान देवगिरी के शासक शंकर देव के खिलाफ हुआ था। इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ प्रशासनिक सुधार करने के लिए धर्म को राजनीति से अलग कर 4 प्रमुख विभागों का गठन किया था। यह विभाग कुछ इस प्रकार हैं। इनमें से सबसे पहला विभाग था दीवान ए विजारत, जो कि वित्त विभाग था। यह विभाग वजीर के अधीन होता था तथा वजीर पद सुल्तान पद के बाद सबसे सर्वोच्च पद होता था। वित्त के अलावा इस विभाग को सैन्य एवं प्रशासन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया था। दूसरा विभाग है दीवान ए आरिज, जो कि सैन्य विभाग था। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरिज ए मुमलिक कहलाता था तथा इसका मुख्य कार्य सेना की भर्ती करना, उन्हें वेतन बांटना, सेना का निरीक्षण करना तथा युद्ध में सेनापति का सहयोग देना था। तीसरा विभाग था दीवान ए इंसा। इस विभाग का प्रमुख दबीर ए मुमलिक कहलाता था तथा इसका कार्य उद्घोषणाओं और प्रपत्रों का प्रारूप तैयार करना, सरकारी कार्यों का लेखा जोखा रखना तथा सरकारी आदेशों को सुरक्षित रखना था। अब हम इसके बाद चौथे विभाग यानी कि दीवान ए रसलात के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि यह विभाग सुल्तान के अधीन होता था तथा यह एक विदेशी विभाग था। इसका कार्य कूटनीतिक पत्र व्यवहार तथा विदेशी संपर्क स्थापित करना था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सैन्य सुधारों के बारे में जानेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इनमें से सबसे पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ा दागने एवं सेना का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखा था। इस काल में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। तीसरा है घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए तथा अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए पायगाह नामक विभाग की स्थापना की गई थी। चौथा है सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चलाया था। सैनिकों को वार्षिक रूप से 324 टंका तथा घोड़ों के खर्च के लिए 78 टंका वेतन दिया जाता था। अब हम इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का उल्लेख हमें जियाउद्दीन बर्नी की किताब तारीख फिरोजशाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य आर्थिक सुधार की देन बाजार नियंत्रण प्रणाली तथा भू राजस्व की दर थी। अब हम इसके बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानेंगे। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित पदों का गठन किया था।
इनमें से सबसे पहला पद है दीवाने रियासत। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था तथा यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। दूसरा है सहाना ए मंडी। यह बाजार का अधीक्षक होता था तथा यह हर बाजार में उपस्थित होता था। तीसरा है बरीद। यह बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। चौथा है मुहियान या गुप्तचर, जो कि गुप्त सूचना प्रदान करता था। पांचवा है सराय ए अदल। यहाँ पे वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बेचने के लिए आया करती थी। छठा है परवाना नवीस। यह अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का भी आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अब हम इसके बाद भू राजस्व की दर के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इस समय भू राजस्व कर की दर उपज का 50% था तथा अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स यानी कि लूटे गए धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 और नए कर लगाए गए थे। इनमें से पहला कर है चराई कर। यह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था तथा दूसरा कर है गढ़ी कर। यह घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अब हम इसके बाद अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था तथा इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। इनके गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया था तथा इन्हें तूती हिंद यानी कि भारत का तोता का उपाधि दी गई थी। इन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दरबार की शोभा बढ़ाया था। इन्होंने ही सबसे पहले अपने लेखन में खड़ी बोली यानी कि हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। इन्होंने सितार तथा तबला का आविष्कार किया था तथा कव्वाली का आविष्कार का भी श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अब हम अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पहला है नूह सिपिहर, दूसरा है आशिका तथा तीसरा है तुगलकनामा। अब हम इसके बाद मुबारक खिलजी के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक का था। इनका राज्यारोहण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद हुआ था। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गया था तथा इसी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही मुबारक खिलजी ने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया तथा इन्होंने खलीफा पद को पूरी तरह से नकार दिया तथा खुद की उपाधि खलीफा का रखा। इन्होंने पैगंबर के सेनापति की भी उपाधि धारण की थी तथा माना जाता है कि मुबारक शाह कभी कभार स्त्रियों के वस्त्र पहनकर तथा कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करते थे। इनके वजीर का नाम खुसरो खां था, जिन्होंने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।